हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज करने वाले हैं द स्पीकिंग ट्री सेक्शन से एक आर्टिकल को अनडिजायरेबल कॉन्ड्रम इसका टाइटल है। अब आप पूछोगे सर द हिंदू से क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा आज का आर्टिकल। रीज़न इसका सिंपल सा है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके एग्जामिनर ने कसम नहीं खाई है कि वो हिंदू से ही आपको आरसी के पैसेज देगा। आपको तो कहीं से भी किसी भी प्रकार का आरसी दिया जा सकता है, इकोनॉमिक, फिलोसफिकल, सोशल, पॉलिटिकल। इसलिए बार बार अपने सोर्स को चेंज करो और अपनी रीडिंग की स्किल्स को मैच्योर करो। इसीलिए मैं अलग अलग सोर्स से आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। शुरू करेंगे आज के आर्टिकल को। फिलोसफिकल टोन है इसकी। 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन जो पढ़ोगे उसी पे अप्लाई होगा ये सारा के सारा क्वेश्चंस। ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ इसमें कवर्ड है। क्लास के लास्ट में इनका सॉल्यूशंस करवाता हूँ। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी अनडिजायरेबल कॉन्ड्रम। देखिए कॉन्ड्रम होती है एक पहेली, और ऐसी पहेली जिसका सॉल्यूशन निकालना बड़ा मुश्किल हो। जैसे मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। अब ये ऐसी पहेली है जिसका कोई भी जवाब फिट नहीं बैठ रहा, तो ऐसी पहेली को ही, पजल को ही हम कॉन्ड्रम बोलते हैं। ऐसी पहेलियों के लिए और भी वर्ड्स हमारे पास, एनिग्मा और मिस्ट्री। अब ये अनडिजायरेबल जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है जिस चीज़ का आपको डिज़ायर ना हो या जिस चीज़ को आप पाना ना चाहें। अब ये कौन सी चीज़ होगी? ऐसी चीज़ जिससे आप बचना चाहेंगे। मान लीजिए कोई आदमी है जिसका हाथ या पाँव टूटा हुआ है, मतलब वो आदमी शरीर से अपाहिज है, अपनी बॉडी से डिसेबल्ड है। क्या उसकी अवस्था में आप जाना चाहेंगे हाथ पांव के साथ? आप नहीं जाना चाहेंगे। आप यही कहेंगे ना भगवान से कि इस सिचुएशन में मुझे मत लाना। तो ये सिचुएशन आपके लिए अनडिजायरेबल है। आप इस सिचुएशन से बचते हैं, दूर ही भागेंगे, कभी इसका डिज़ायर नहीं करेंगे। कह रहे जी ऐसी एक पहेली भी है हमारे पास जो अनडिजायरेबल है, जिससे गोल्डन एजेस से लोग जो हैं पुराने वक्त से बचते आ रहे हैं, उस पहेली का जवाब देने से जो है बचते हैं। चलिए वो कौन सी पहेली है अपने टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं। कह रहे जी देयर इज नो नोबल और इग्नोबल डिज़ायर बट ओनली डिज़ायर एवर इन कॉन्फ्लिक्ट विद इट सेल्फ। देखिए वो पहेली है ख्वाहिश की। दुनिया में एक पहेली यही है कि ख्वाहिश करना अच्छी बात है या ख्वाहिश करना बुरी बात है। यही पहेली को अनडिजायरेबल कॉन्ड्रम बताया है। और ख्वाहिश के बारे में कह रहा है कि दुनिया में कोई भी नोबल या इग्नोबल ख्वाहिश या डिज़ायर नहीं होता। डिज़ायर मतलब ख्वाहिश, नोबल मतलब सही, इग्नोबल मतलब गलत। कह रहे कोई भी सही और गलत ख्वाहिश नहीं होती इस दुनिया में, सिर्फ ख्वाहिश ही होती है, डिज़ायर ही होता है। और डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो एवर हमेशा होता है इन कॉन्फ्लिक्ट विद, लड़ाई करता हुआ। और किसके साथ में? अपने ही खुद के साथ में, इट सेल्फ के साथ में। फिलोसफिकल बातें हैं, थोड़ी सी आपको अटपटी लगेंगी, लेकिन अभी आर्टिकल पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो अच्छी या बुरी पहेली को, बुरा या अच्छा डिज़ायर कोई भी नहीं है। आप ऐसा मत बोलो कि ये ख्वाहिश अच्छी है, ये ख्वाहिश बुरी है। ख्वाहिश तो सिर्फ ख्वाहिश होती है, और ख्वाहिश के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब वो कैसे होता है अपने आगे उसको देखेंगे। आगे बात समझ में। सब्जेक्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस शुरू हो रहा है देयर से, देयर होता है डमी सब्जेक्ट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको सब्जेक्ट मिलेगा। जब भी क्लोज देयर से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, देयर होगा डमी सब्जेक्ट, और ट्रू सब्जेक्ट कहीं बाद में जाके रखा होगा। तो यहाँ पे डिज़ायर आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी इज। नोबल और इग्नोबल दो एडजेक्टिव्स हैं, इस सब्जेक्ट को, डिज़ायर को मॉडिफाई कर रहे हैं। डिज़ायर का मतलब होता है आपकी ख्वाहिश, आपकी महत्वाकांक्षा। नोबल का मतलब होता है कुलीन, अच्छा, वर्चुअस, गुणी, एथिकल, है ना, जो नैतिक तौर पे सही हो। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है इग्नोबल, जो अवगुणी हो, जो डेस्पिकेबल हो, जो घृणा के लायक हो, जो अनएथिकल हो, यानी अनैतिक हो, इमोरल हो। ठीक है, तो अच्छे और बुरे के लिए नोबल और इग्नोबल। चलिए अब एक ग्रामर का रूल है, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ आपको कितना आता है। ये जो विद इन इटसेल्फ लिखा हुआ है, क्या इस स्ट्रक्चर को आप मुझे बता सकते हो क्यों लगाई गई है? विद इन इट लिख देता, विद इन इट्स लिख देता, विद इन इट सेल्फ लिख करके कौन सा ग्रामर रूल मैंने, कौन सी स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई किया है? चलो ज़्यादातर लोगों को शायद नहीं आता होगा, वैसे बेसिक्स में हम कर चुके हैं। इस रूल का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का रूल। देखो इंग्लिश में ये 7-8 प्रोनाउंस होते हैं जो कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। लास्ट वाला है इंडेफिनिट प्रोनाउन 1। इन सबको छोड़ दो तो बाकी के हो गए 7 पर्सनल प्रोनाउंस। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब है आप। आप एक भी हो सकते हैं, आप अनेक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ही होता है कोई आदमी, थर्ड पर्सन। शी होती है कोई औरत, थर्ड पर्सन। दे होते हैं कुछ लोग, एक से ज़्यादा। और इट होती है कोई निर्जीव वस्तु,
जिसको आप सिंगुलर होगी लेकिन जिसमें जान नहीं होगी, है ना, जो आदमी औरत नहीं होगा। तो इस तरीके से प्रोनाउंस चलते हैं सभी चीज़ों के लिए। अब इन प्रोनाउंस की कई सारी फॉर्म्स होती हैं, 3 मेजर फॉर्म्स आपको याद रखनी है। पहली फॉर्म है सब्जेक्टिव, दूसरी है ऑब्जेक्टिव, तीसरी है रिफ्लेक्सिव। जब ये नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के आए तब ये फॉर्म्स लेंगे, जब ये सेंटेंस में वर्ब का या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए तब ये फॉर्म लेंगे, और जब ये नाउन्स ऑब्जेक्ट तो बने लेकिन ऑब्जेक्ट बने सब्जेक्ट बनते हुए, मतलब सब्जेक्ट भी वो वही प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट भी वही प्रोनाउन है, उस केस में ऑब्जेक्ट की जगह ये लेते हैं रिफ्लेक्सिव फॉर्म को। आई लेगा माई सेल्फ, वी लेगा अवरसेल्फ, यू लेगा योर सेल्फ या योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, दे का देमसेल्फ, इट का इटसेल्फ, वन का वन सेल्फ। अब ये आपको थोड़ा लग रहा होगा सुनने में टेक्निकल, लेकिन बहुत आसान है, आपको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। यू शुड नॉट ब्लेम यू फॉर दिस। आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए, सारा दोष नहीं डालना चाहिए आप ही के ऊपर इस काम का। भाई इस काम में कई लोगों ने गलतियां की थी, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है सर यू। यू सब्जेक्ट है तो यू की सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ की गई है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये यू क्या है यहाँ पे? सर ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, ब्लेम वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ की गई है। सेंटेंस तो सही है लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना यू की, यही सब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू रखा हुआ है। अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और वही ऑब्जेक्ट बनाना चाहो तब ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ नहीं करना है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म को यूज़ करना है। इस यू के यहाँ आने की वजह से अब इस यू को यू ना लिखा जा करके लिखा जाएगा योर सेल्फ। आ गई बात समझ में? योर सेल्फ। अगर तो आप अकेले हो, एक ही आदमी हो, तब तो लगाओगे योर सेल्फ। अगर आप कई लोगों की बात कर रहे हैं, यू में कई लोग शामिल हैं, तब लगाएंगे योर सेल्फ्स। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वी में कई लोग होते हैं, दे में कई लोग होते हैं, इसलिए देम सेल्फ्स और आवर सेल्फ लिखते हैं। यू में सिंगुलर भी हो सकता है और कई ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, तो योर सेल्फ और योर सेल्फ्स में से एक चूज़ करना होगा। जहाँ जहाँ सिंगुलर है वहाँ सेल्फ ही लिखा गया है, जैसे इन सभी केसेस में आप देख रहे हैं। चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं, इससे आपके दिमाग की कन्फ्यूजन निकल जाएगी। वी शुड नेवर कंपेयर अस विद अदर्स। हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए हम लोगों को दूसरों के साथ। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट वी है। वी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? बिल्कुल सर वी है, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट कौन है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है सर अस। वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? अस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज़ भूल गए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक ही प्रोनाउन की आ गई है, अब अस नहीं लग सकता, अब लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। आप यहाँ लिखेंगे वी शुड नेवर कंपेयर आवर सेल्फ विद अदर्स। आगे बात समझ में? अब आप पूछोगे सर आवर सेल्फ सही है क्या? आवर सेल्फ गलत है भाई, यहाँ पे आएगा आवर सेल्फ्स। समझ पा रहे हो ना? एक से ज़्यादा होता है वी तो आवर सेल्फ्स लिखते हैं, अगर सिंगुलर होता है तो सेल्फ लिखते हैं। वैसे ही पहले वाले केस में योर सेल्फ लिखना चाहिए आपको, है ना। एक सेंटेंस और बनाए, आई बॉट दिस गिफ्ट फॉर मी। मैंने ये गिफ्ट खरीदा मेरे ही लिए। अरे भाई तूने तेरे लिए खरीदा है तो सब्जेक्ट हो गया आई, सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी नहीं आ सकती क्योंकि सब्जेक्ट आई है। अगर सब्जेक्ट वी होता, मान लीजिए सब्जेक्ट सी होता, तब कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस बिंदास है, मस्त है, एकदम सही है। लेकिन जब सब्जेक्ट ही आई है ना तो ये दोनों नाउन बराबर हो गए। अब दूसरे वाले नाउन की जगह आपको रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, और वो क्या होती है जी? रिफ्लेक्सिव फॉर्म इस केस में होगी सर मी की जगह पे माई सेल्फ। आगे बात समझ में? तो मैं इस तरीके से यहाँ पे मी लिखने की बजाय लिखूंगा माई सेल्फ। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, अगर सीख लिया तो लाइफ टाइम इसमें मार्क्स नहीं खोओगे। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब पर नजर डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। मॉक टेस्ट के लिए आप सभी को मैं रेफर करता हूं टेस्टबुक.com। आपने रिसेंटली फील किया होगा कि टेक्स्टबुक का जो पास है 400 रुपये का पास अब हो चुका है 500 रुपये का। अब जिन लोगों ने पुराने प्राइसेस को मिस कर दिया था, बहुत ही अच्छा मौका है अगले 2 दिनों के लिए, सीधे सीधे आधी कीमत पे आप 1 ईयर पास को अवेल कर सकते हैं। याद रखें 2 दिन का ऑफर है ये। टेक्स्टबुक के लिंक पे जाओ, कमेंट सेक्शन में रखा है। 400 रुपये का पास आपको दिखाएगा 299 में। इस प्राइस पे ले लेना डिस्काउंट, जाना कूपन कोड लगाना YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करोगे 299 वाला पास भी आपको मिलेगा 270 के अंदर। 49,000 मॉक टेस्ट हैं, 600 एग्जाम कवर्ड हैं, सिंगल पास है, 1 साल की वैलिडिटी है। पैसे को सेव करें, अगर वास्तव में टेक्स्ट बुक पास लेने वाले थे, दिस इज़ द राइट टाइम। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है। कुछ स्टूडेंट्स की मुझसे रिक्वेस्ट होती है कि सर ग्रामर को बीच में लेने से क्लास लंबी हो जाती है। बात बिल्कुल सही है। अगर आपको ग्रामर आती है, ये कॉन्सेप्ट जानते हो, तो इनको मिस कर दो, अपने आप ही ये क्लास 20 मिनट की हो जाएगी। लेकिन जिनको नहीं आता ना, इससे अच्छा तरीका नहीं है सीखने का रीडिंग करते करते। चलो आज की जो वर्ड्स हैं वो हैं कॉनड्रम से शुरू होंगे। कॉनड्रम आपको बता चुका हूँ, एक पहेली जिसका सोल्यूशन निकालना मुश्किल हो, एनिग्मा, मिस्ट्री,
पैराडॉक्स या रिडल भी इसको बोलते हैं। द सिचुएशन इन यूक्रेन इज़ ए कॉनेंड्रम। सिचुएशन जो है यूक्रेन की वो अपने आप में एक पहेली है जिसका सोल्यूशन हमें दिखता हुआ निकलता हुआ नहीं मिलता। फिर एक वर्ड है हमारे पास मजल। मजल का मतलब क्या होता है? साइलेंसर। कभी कभी बंदूकों के आगे, गन्स के आगे आपने साइलेंसर नाम का वर्ड सुना होगा कि इस गन में साइलेंसर लगा हुआ था। वो क्या करता है? गन की आवाज़ को घोंट देता है ताकि आप जब फायर करेंगे, शूट करेंगे तो किसी को आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ गोली निकलेगी। तो मजल से ही हमने वर्ब बनाई हुई है किसी चीज़ की आवाज़ को दबाना। जैसे बंदूक के आगे मजल लगा करके साइलेंस किया जाता है गन को, वैसे ही अगर आपकी आवाज़ दबा दी जाए तो आपके गले घोंटने को भी मैं मजल करना बोलूँगा इन वर्ब फॉर्म। द न्यू लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एम्स एट मजलिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। नया जो कानून है जो इनेक्ट किया गया है, बनाया गया है सरकार के द्वारा, वो एम करता है, उसका इशारा होता है, उसका मकसद होता है गला घोंटना, मजल करना, और किसको? फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आपके अभिव्यक्ति के अधिकार का। तो मजल को गैग, सप्रेस, चोक, रिस्ट्रेन, बॉक्सिन या स्टिफल करना भी बोलते हैं। सारे वर्ड्स बार बार आते हैं आर्टिकल्स में। आज सप्रेस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। फिर अगला वर्ड है हर्मिट। ये नया वर्ड है आपके लिए। हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी। जो आदमी दुनिया से रिश्ता तोड़ के भगवान प्रभु भक्ति में लग गया है उसको बोलते हैं सन्यासी। हर्मिट के दो अच्छे सिनोनिम्स हैं, रिक्लूज और असेटिक। असेटिक तो वो सन्यासी होता है जो कपड़े भी ना पहने, जो खाना भी ना खाए, इस तरह का सन्यासी समझ के ना, जो बहुत कठिन जीवन जीता है, एकदम साधु संतों वाला, वो होता है असेटिक। हर्मिटेज नाम का वर्ड होता है, इसी से नाउन बनता है। हर्मिटेज का मतलब है सन्यास, है ना, सन्यास का जीवन। द फेमस बिजनेसमैन गेव अवे हिज सोशल लाइफ एंड टर्न्ड अ हर्मिट। ये जो मशहूर व्यापारी था, इसने त्याग कर दिया अपनी सोशल लाइफ का, सामाजिक जीवन का, और ये एक हर्मिट यानी कि एक सन्यासी बन गया। तो हर्मिट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक वर्ड है आयरोनिक। आयरोनिक का मतलब होता है सरकास्टिक यानी कि उपहास भरा, उपहास भरा। द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव मेड एन आयरोनिक डिसीजन ऑफ सेलिंग देयर होल्डिंग्स। कंपनी के प्रमोटर्स ने, कंपनी के मालिकों ने एक उपहास भरा डिसीजन लिया है, जो है अपने ही शेयर बेच देने का, अपनी ही कंपनी को सेल कर देने का। तो आयरोनिक को पैराडॉक्सिकल, सैटारिकल, साइडोनिकल, एनोमलस और कॉन्ट्राडिक्टरी भी बोलते हैं। आयरोनी समझते हो ना आप? जैसे एक बहुत अमीर आदमी हो लेकिन फिर भी साइकिल चलाता हो, और क्यों चलाता हो? ताकि उसके पैसे ना जाए, किसी गाड़ी वाड़ी में उसको खर्चा ना करना पड़े। तो ये एक आयरॉनिक बात हो जाएगी कि ये आदमी जो बहुत पैसे वाला है, ये भी साइकिल चलाता है क्योंकि इसको पैसे बचाने हैं, है ना। इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं आयरॉनिक। तो कॉन्ट्राडिक्टरी आर्टिकल में आएगा आज। फिर एक वर्ड है कोवेट। कोवेट का मतलब होता है किसी चीज़ की बुरे से कामना करना, बहुत बुरे से किसी चीज़ को चाहना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मिल जाए, बस कैसे भी मिल जाए, चाहे मेहनत करके मिले, चाहे बेईमानी से मिले, ऐसी चीज़ को, ऐसे काम को कहते हैं कोवेट करना। इसको वांट करना और एनवे करना भी बोलते हैं कोवेट को। वेल्दी मैन कोवेट पावर एंड पावरफुल मैन कोवेट मोर वेल्थ। जो अमीर लोग होते हैं वो शक्ति को कोवेट करते हैं, शक्ति को बुरे से चाहते हैं, और जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो और ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को बहुत बुरे से चाहना, कोवेट करना। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आज। एनवे इसका सिनोनिम है। लास्ट वर्ड है हमारे पास, अच्छा 3 वर्ड्स हैं, लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट वर्ड है केओस। केओस का मतलब होता है अराजकता, लॉलेसनेस, ऐसा इसको बोल सकते हैं। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर काबुल देयर वॉज एन एटमॉस्फियर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। जब तालिबान ने काबुल को टेक ओवर कर लिया, काबुल पे कब्जा कर लिया, तो सारी गलियों में वहाँ की एटमॉस्फियर था अराजकता का, केओस का। केओस को एनार्की, मेहम, टर्मोइल, अप्रोर, शैम्बल्स, अपहेवल, हैवक, ये सब बोलते हैं। आज टर्मोइल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, ऐसा आदमी जिसने आसमान जितने ऊंचे सपने जो है सोच रखे हों। इसको एस्पायरेशनल और अर्निस्ट भी बोलते हैं। द पीएम, इंडियन पीएम इज़ टू लॉन्च एन एम्बिशियस 2 बिलियन PLI स्कीम। भारत के पीएम लॉन्च करने वाले हैं एक महत्वाकांक्षी PLI स्कीम को, जो है $2 बिलियन की। और क्यों करेंगे भाई ये? टू गिव बूस्ट टू स्मॉल एक्सपोर्टर्स ऑफ द नेशन। देश के छोटे निर्यात करने वाले व्यापारियों को बूस्ट देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, निर्यातकों को, एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देने के लिए। लास्ट वर्ड है बुलवॉक। बुलवॉक का मतलब होता है किसी चीज़ के चारों तरफ की प्रोटेक्टिव बाउंड्री। जैसे ये किला है, किले के चारों तरफ की दीवार है ना, इसको बोलेंगे बुलवॉक। अब बुलवॉक को एक और अच्छे वर्ड से बताया जाता है रैम्पार्ट। CGL का 2016 का और 2018 में से कोई भी पेपर निकाल लो, रैम्पार्ट आपको प्रीलिम्स में दोनों ही साल में पूछा गया है। एक साल बुलवॉक भी पूछा गया है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। रैम्पार्ट, बुलवॉक क्या होते हैं? किसी भी चीज़ की चारों तरफ की प्रोटेक्टिव बाउंड्री को बोलते हैं बुलवॉक या रैम्पार्ट। इसके लिए एक और वर्ड है फेंसिंग, कंटीली तार, फेंसिंग। आज फेंसिंग नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लॉ इज़ द बुलवॉक ऑफ सोसाइटी। लॉ जो है, कानून जो है, सोसाइटी का बुलवॉक है, सोसाइटी की प्रोटेक्टिव बाउंड्री होती है। चलिए एक समरी दे दें आपको इस आर्टिकल की।
इस आर्टिकल से आपका दिमाग बहुत क्लियर हो जाएगा। किस चीज़ को लेकर के? डिज़ायर को लेकर, ख्वाहिश को लेकर के। डिज़ायर एक कॉनन्ड्रम की तरह है, एक पहेली की तरह है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि डिज़ायर नहीं रखना चाहिए, किसी चीज़ की ज़्यादा ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो इस पहेली का एक सीधा सा जवाब है। जवाब ये है, जिस दिन आप अपने डिज़ायर्स को समझ गए कि ये सिर्फ मेरी नीड नहीं है, ये मेरी नीड से कुछ बढ़ के है, खाना पीना रोटी कपड़ा मकान के आगे की चीज़ है। अगर जिस दिन इस चीज़ को आप समझ गए और डिज़ायर के लिए आपने मरना बंद कर दिया, तिल तिल करके तड़पना बंद कर दिया, उस दिन आपका डिज़ायर जो है ना अपने कॉन्फ्लिक्ट से हट जाएगा। ये डिज़ायर बदल जाएगा मोटिवेशन की आग में। बस ये इसकी पूरी आर्टिकल की समरी है। डिज़ायर को समझो कितना वो आपके लिए ज़रूरी है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, इसके बिना मैं मर नहीं जाऊंगा, उस दिन आप उस डिज़ायर की आग में जलना बंद करोगे, बल्कि उस डिज़ायर को मोटिवेशन के साथ में परस्यू करना शुरू करोगे। तो इस तरीके से जीवन को अप्रोच किया जा सकता है। बस आज इसकी यही समरी है, फिलोसफिकल टोन है, फिलोसफी के हिसाब से आपको बताया गया डिज़ायर को कैसे करना है। अब देखेंगे, छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कह रहा है जी, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। कह रहा है जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, और किसकी समझ भाई? ज़रूरत की, नीड की। कह रहा है ये समझ है ना बहुत ही इंपॉर्टेंस वाली है, सिग्निफिकेंस वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी ज़रूरतों को समझना सबसे ज़रूरी काम है इंसान के लिए। आगे बात समझ में। अंडरस्टैंडिंग एक नाउन है, सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्रीहेंशन भी बोलते हैं और इसको अवेयरनेस भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रैस्पिंग भी बोलते हैं, सब अंडरस्टैंडिंग के सिनोनिम है। चलो और आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस समझ गए ना, इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्णता। कह रहा है जी, देयर आर द नेसेसरी एंड एसेंशियल आउटवर्ड नीड्स। कह रहे ऐसी नीड्स भी हैं हमारे पास जो ज़रूरी हैं और एसेंशियली आउटवर्ड हैं। नेसेसरी और एसेंशियल है और आउटवर्ड है। आउटवर्ड का मतलब है जो बाहरी नीड्स हैं, जो फिजिकल नीड्स हैं, अंदर की नहीं है, बाहर की हैं। अब कौन कौन सी हैं? एम डैश लगा के आपको बता रहा है। पहली है फूड, दूसरी है क्लोथ्स, तीसरी है शेल्टर। फूड का मतलब है रोटी, क्लोथ का मतलब है कपड़ा, शेल्टर का मतलब है मकान। कह रहे जी, बट बियॉन्ड दैट इज देयर एनी अदर नीड, कि लेकिन उसके भी पार, बियॉन्ड दैट, क्या कोई और भी नीड हमारी है? अब ये सवाल पूछा गया आपसे, इज को सब्जेक्ट के पहले रखा गया है, इज देयर एनी अदर नीड। आगे बात समझ में। तो ये सवाल है आपसे कि ये सब नीड तो हम जानते ही हैं जो ज़रूरी हैं, जिनके बिना रह नहीं सकते, क्या इसके पार भी हमारी कोई नीड होती है? स्ट्रक्चर आपने देख ली सेंटेंस की, नीड सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, क्लोज देयर से शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। सेमीकोलन के बाद में दूसरा क्लोज शुरू हुआ है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब से उस क्लोज को शुरू किया गया है। बियॉन्ड दैट इज देयर एनी अदर नीड, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू किया गया। शेल्टर का मतलब होता है घर, मकान। अकोमोडेशन भी बोलते हैं रहने को, रिहाइश को, एक अच्छा वर्ड है। एकोमोडेशन वर्ड तो आप जानते हैं, इसकी स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान से देख लेना। वैसे तो मैंने गलत लिखी हुई है, अब मैं सही कर देता हूँ। क्या आ रहा है इसमें? इसमें आ रहा है जी डबल सी डबल एम, ना तो सिंगल सी ना सिंगल एम, सी भी डबल होगा और एम भी डबल होगा, ठीक है। अकोमोडेशन का मतलब होता है आपके रहने की जगह, ठीक है। चलो, स्पेलिंग एरर्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो। आगे कह रहा है जी, ईच वन इज कॉट अप इन द टर्मोइल ऑफ इनवर्ड नीड्स। कह रहे हैं हम में से हर एक आदमी कॉटअप है। कॉटअप का मतलब होता है फंसा हुआ होना, पकड़ा हुआ होना, जकड़ा हुआ होना, ट्रैप्ड होना। हम में से हर आदमी फंसा हुआ है टर्मोइल में, उस अराजकता में, उस तूफान में जो है इनवर्ड नीड्स का, ऐसी नीड्स का जो आउटवर्ड नहीं है, जो बाहरी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की है। कह रहा है बट आर दे एसेंशियल। कह रहा है क्या वो एसेंशियल हैं? इस बात को भी हमें खुद से पूछना चाहिए। तो इसने दो तरह की नीड्स आपको बताई हैं। आउटवर्ड्स नीड होगी आपकी फिजिकल नीड, जो आपके बाहर के शरीर को चाहिए, जो सुपरफिशियल है, और इसके बिल्कुल उल्टा है इनवर्ड नीड्स, जो आपके अंदर के शरीर को चाहिए, आपके दिमाग को चाहिए, जैसे बड़ी गाड़ी, जैसे खूब इज्जत, जैसे बहुत सारा पैसा, है ना। ये सब आपकी इनवर्ड नीड्स हैं, आपके बॉडी को नहीं, आपके दिमाग या आपके दिल को चाहिए। चलिए, ईच वन की वर्ब है इज कॉटअप। कॉटअप यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, एक्चुअल में वर्ब आपकी इज है, कॉटअप एक एडजेक्टिव है। कॉटअप का मतलब होता है जकड़ा हुआ, पकड़ा हुआ। टर्मोइल का मतलब है पेंडेमोनियम, मेहम, अनार्की, अराजकता। समझते हो ना इस वर्ड को? सब टर्मोइल के सिनोनिम्स हैं। आर की वर्ब है दे, सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब के बाद रखा गया है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में, इसलिए इन्वर्जन किया हुआ है। आगे कह रहा है जी द नीड फॉर सेक्स। एक सेकेंड रुकना। आगे कह रहा है जी द नीड फॉर सेक्स, ग्रीड, कहाँ गया? द नीड टू फुलफिल द कंपल्सिव अर्ज ऑफ एम्बिशन, एनवे एंड ग्रीड, आर दे द वे ऑफ लाइफ।
कह रहा है ये जो सारी नीड्स हैं, ये वाली नीड, अपने आप को फुलफिल करने की नीड, आपके एम्बिशन की जो अर्ज है, अर्ज का मतलब होता है क्रेविंग, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा, तो एम्बिशन को जो पूरा करने की आपकी अर्ज है कंपल्सिव अर्ज। कंपल्सिव मतलब जो कंपल्शन है, जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप चाहते हो मैं तो इतना बड़ा आदमी बनूँ ही बनूँ जीवन में, है ना, ये कंपल्सिव नीड आपकी। और जो आपकी एनवे है, एनवे आप समझ गए ना, जेलसी, किसी के लिए बुरी भावना, और ग्रीड है जो आपकी लालच है। कह रहा है ये जो सारी आपकी दिमागी और ईगो से भरी नीड्स हैं, क्या ये जीवन जीने का तरीका है? आर दे द वे ऑफ लाइफ? दे की वर्ब है आर, सेंटेंस जो है आर से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। एनवे मतलब जेलसी, किसी चीज़ को पाने की बुरी भावना। अच्छा, अर्ज का मतलब होता है क्रेविंग, यर्निंग, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मन में इच्छा होती है, उसको बोलते हैं अर्ज। कंपल्सिव का मतलब होता है जो कंपल्शन में ला दे आपको, जो इररेजिस्टिबल हो, जिसको आप कंट्रोल ना कर पाएँ, कंपल्सिव कहलाता है। आगे कह रहे हैं जी, द इनवर्ड नीड्स विच सीम्स टू हैव नो एंड, मल्टीप्लाई, चेंज एंड कंटिन्यू। कह रहे हैं जो आपकी अंदर की इच्छाएं हैं ना, जो आपने अभी भी देखी हैं, ये सारी की सारी नीड जो दिखाई देती हैं, हैव नो एंड वाली, कोई भी एंड ना रखने वाली। कह रहे ये सारी चीज नीड्स है ना, मल्टीप्लाई होती हैं, बढ़ती जाती हैं, चेंज होती हैं, बदलती जाती हैं, और जारी रहती हैं, कंटिन्यू रहती हैं, इनका कोई भी अंत नहीं है। इन नीड्स की वर्ब है मल्टीप्लाई, चेंज और कंटिन्यू। विच की वर्ब है सीम्स। अब देखो इस सेंटेंस में एक एरर है, ढूंढ के बताओ। मैं नहीं बताऊंगा वो एरर कहाँ है। इस आर्टिकल के ऑथर ने वो एरर कर रखी है, शायद उसने नहीं की, मैंने जानबूझ करके डाली है, ऐसा समझ लो। इस आर्टिकल में एरर नहीं थी, तो वो एरर मैंने जो जानबूझ के डाली है, कहाँ पे आपको दिख रही है? थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एरर है, तो देख लेना, कमेंट्स में डालना जिनको समझ में आता हो। मल्टीप्लाई का होता है मतलब किसी चीज़ का कई गुना हो जाना, आगे से आगे बढ़ जाना। कह रहा है जी, दिस इज द सोर्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी एंड बर्निंग डिज़ायर। कह रहा है जो इनवर्ड नीड्स है ना, यही सोर्स है आपके अंदर उस डिज़ायर का, उस ख्वाहिश का, जो कॉन्ट्राडिक्टरी भी है और जो बर्निंग भी है। जो ख्वाहिश जल भी रही है आपके अंदर और अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट भी करती है, अपने से उल्टी भी जाती है। दिस की वर्ब है इस। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन बताएगा आपको डिज़ायर का क्या होता है। कह रहा है डिज़ायर इज ऑलवेज देयर, सेमीकोलम, ओनली द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिज़ायर चेंज, डिमिनिश और मल्टीप्लाई। कह रहा है ख्वाहिश तो आपके मन में हमेशा से ही है, छोटे बच्चे थे तभी से ही है, और सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है ना आपके डिज़ायर का, वही बदलता है। छोटे बच्चे को साइकिल चाहिए होती है, बड़े बच्चे को मोटरसाइकिल चाहिए होती है। कह रहा है या तो वो बदल जाता है, या वो कम हो जाता है, या वो कई गुना बढ़ जाता है। तो डिज़ायर की इंटेंसिटी और उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है। डिज़ायर हमेशा हमारे मन में रहता है। डिज़ायर की वर्ब है इज, ऑब्जेक्ट्स की वर्ब है तीन, चेंज, डिमिनिश एंड मल्टीप्लाई। डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ का धीमा पड़ना, मंदा पड़ना, क्वांटिटी या इंटेंसिटी में कम होना। कह रहा है जी, अब ये सेंटेंस अगला वाला है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। कह रहा है जी, टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, नॉट टू सप्रेस इट और डिसिप्लिन इट आउट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन, इज टू अंडरस्टैंड नीड्स। कह रहा है इस डिज़ायर को ही अच्छे से समझना, इस डिज़ायर को अच्छे से समझना ही हमारी नीड्स को अच्छे से समझना है। टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली इज टू अंडरस्टैंड नीड्स। अच्छा, और फिर कौन सी चीज़ हमारी नीड को समझना नहीं है? ना कि इसको सप्रेस करना, इस डिज़ायर का गला घोंटना, और या फिर इसको अनुशासित करना, डिसिप्लिन करना। और कितना अनुशासित करना कि ये आउट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन हो जाए, आपकी पहचान से, आपकी समझ से बाहर हो जाए। तो अपने डिज़ायर को बदलो मत, अपने डिज़ायर को कम ज़्यादा मत करो, अपने डिज़ायर को सप्रेस करके उसका गला मत घोंटो। अगर आप उसको समझते हो ना, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, तो वही चीज़ है आप अपनी नीड को अंडरस्टैंड कर रहे हो। अपने डिज़ायर को समझने की कोशिश करो, ये मेरे लिए कितना ज़रूरी है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, सब्जेक्ट है टू अंडरस्टैंड नाम का इन्फिनेटिव, वर्ब है इसकी इज, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है टू अंडरस्टैंड नाम की इन्फिनेटिव, इसकी जो वर्ब है नीड। डिज़ायर को अच्छे से समझना ही अपनी ज़रूरत को अच्छे से समझना है, ना कि डिज़ायर का गला घोंटना या डिज़ायर को अनुशासित करना। चलिए, थोड़ा सा अजीब सेंटेंस है ना, लेकिन ठीक है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टाइम जब देखोगे ऐसे सेंटेंस आपको समझ में आएंगे। इन्फिनेटिव से भी सेंटेंस शुरू हो जाता है। सप्रेस का मतलब होता है गला घोटना, स्टिफल करना, मफल करना, मजल करना, याद है ना वो गला घोटना। कह रहा है जी, नीड एंड डिज़ायर गो टुगेदर लाइक फुलफिलमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। कह रहा है आपकी नीड और डिज़ायर जो है ना साथ साथ जाते हैं, और कैसे जाते हैं? फुलफिलमेंट और फ्रस्ट्रेशन की तरह। नीड से आपकी फुलफिलमेंट होगी, डिज़ायर से आपका फ्रस्ट्रेशन होगा। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है आपकी डिसअपॉइंटमेंट, किसी चीज़ पे आप थक जाते हो, हार जाते हो, है ना, रिसेंट करने लगते हो, चिढ़ जाते हो, वो आपकी फ्रस्ट्रेशन कहलाती है। अच्छा, और क्या होता है जी? आगे कह रहा है जी, देयर इज़ नो नोबल और इग्नोबल डिज़ायर बट ओनली डिज़ायर
एवर इन कॉन्फ्लिक्ट विद इन इटसेल्फ। कह रहा है अच्छी या बुरी कोई भी ख्वाहिश दुनिया में नहीं है, बस सिर्फ ख्वाहिश नाम की चीज़ है दुनिया में, और ये ख्वाहिश नाम की चीज़ हमेशा खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है। ये समझ पा रहे हो कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करती है? डिज़ायर हमेशा बढ़ता है, जो चीज़ आपको मिल जाती है ना, और मिलने के बाद आपको खुशी मिलनी चाहिए, वही चीज़ मिलने के बाद आपको दुख देती है, क्योंकि अब आपको और बड़ी चाहिए। तो डिज़ायर क्या है? आपको हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करवाता है, जो चीज़ मिल जाती है उसके बाद और दुखी करवाता है ना, ऐसे इसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। डिज़ायर की वर्ब है इस। और आगे बढ़ते हैं। कह रहे द हर्मिट एंड द पार्टी बॉस आर बर्निंग विद इट। कह रहे चाहे तो किसी सन्यासी की बात कर लो, हर्मिट की बात कर लो जो हिमालय पे बैठा है, या किसी पार्टी बॉस की बात कर लो। पार्टी बॉस कौन होता है जी? किसी भी एरिया के अंदर एक बॉस नाम का प्राणी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें सबसे बड़ा आदमी, अगर कोई बिजनेस है तो उसका सीईओ, अगर कोई सोशल सेटिंग है उसके अंदर सबसे घर का बड़ा बुजुर्ग, तो वो कहलाएगा पार्टी बॉस, जो पूरी पार्टी को, पूरी सेटिंग को बॉसिंग करता हो उसके ऊपर बैठ के। तो कह रहे चाहे तो आप दुनिया से दूर हटे हुए सन्यासी की बात कर लो, या किसी सेटिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी आदमी है, पार्टी बॉस है, उसकी बात कर लो। दोनों ही ख्वाहिश के नाम पे जल रहे हैं अपने अंदर। और कह रहे कॉल इट विद डिफरेंट नेम्स, और इसको बुलाते हैं अलग अलग नामों से। ये किसी और नाम से बुलाता है, ये किसी और नाम से बुलाता है अपनी अपनी ख्वाहिश को। कह रहा बट इट इज़ देयर। कह रहा फिर भी ये वहाँ पे है, उनके अंदर बसा हुआ है। और कैसे बसा हुआ जी? ईटिंग अवे द हार्ट ऑफ थिंग्स। ईट अवे करता हुआ, खाता हुआ, काटता हुआ चीज़ों के हार्ट को, लोगों के दिलों को। आ रही बात समझ? बहुत गहरी बात है ये। हर्मिट मतलब सन्यासी, पार्टी बॉस, इन दोनों की वर्ब है आर बर्निंग, और इन दोनों की दूसरी वर्ब है कॉल। ये बर्न भी कर रहे हैं, जल भी रहे हैं, और इसको बुलाते भी हैं अलग अलग नामों से। इट की वर्ब है इज, ईटिंग अवे है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। ईट अवे करना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। तो जब ये जल रहे हैं ना इस डिज़ायर से, तभी ये डिज़ायर से अपने अपने, मतलब डिज़ायर जो है तभी इनके चीज़ों के दिमाग और दिल को भी खा रहा है सभी इंसानों के। कहने का मतलब ये। अब इस सेंटेंस में एक एरर है, मैं आपको बता देता हूँ, प्रेपोजिशनल एरर। और एरर है यहाँ पे विद की। जब भी किसी चीज़ को किसी नाम से बुलाए ना, तो कॉल बाय इट्स नेम करते हैं, ना कि विद। कॉल प्लस में बाय। ही कॉल्ड मी बाय दिस नेम, शी कॉल्ड मी बाय दैट थिंग, है ना। कॉल विद नहीं, कॉल बाय। तो ये प्रेपोजिशन ध्यान रखेंगे, इस एरर को भी। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ। कह रहा है व्हेन देयर इज टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड द आउटवर्ड एंड द इनर, द डिज़ायर इज नॉट अ टॉर्चर। कह रहे जब नीड की टोटल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, बाहरी नीड की, फिजिकल नीड की, और इनर नीड की, आपकी ईगो की नीड की, आपके दिमाग की नीड की, तब डिज़ायर एक टॉर्चर नहीं रह जाता। डिज़ायर आपको जलाना बंद कर देता है। अंडरस्टैंडिंग की वर्ब है इज, डिज़ायर की वर्ब है इज। नॉट यहाँ पे आपकी वर्ब नहीं है, नॉट एक एडवर्ब है, अपने वर्ब बनाना चाहते हैं सिर्फ इसको। टॉर्चर का मतलब होता है, आप जानते ही हैं ना, पनिशमेंट या टॉर्मेंट को बोलते हैं टॉर्चर। डिज़ायर अपने हमेशा टॉर्चर ही करता है ना, अपने दिमाग में बना रहता है कि ये लाना है, ये करना है, ये बनाना है, ये घुमाना है। चलो अब ये टॉर्चर जो वर्ड है, इससे दो वन वर्ड्स बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहला वर्ड है टॉर्चरस, और दूसरा वर्ड है टॉर्चुअस। टॉर्चर मतलब पनिशमेंट, टॉर्चर से बना है टॉर्चरस, जिसमें आर आ रहा है। इसका मतलब है पनिशमेंट भरा। जैसे ये दे गेव अस अ टॉर्चरस लेक्चर, उन्होंने हमें एक पनिशमेंट भरा लेक्चर दिया, ऐसा लेक्चर दिया जिसको सुनने से हमें पनिशमेंट मिल गई। तो टॉर्चरस। अब ये जो टॉर्चुअस वर्ड है ना, इसका टॉर्चर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। टॉर्चुअस का मतलब होता है वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वेरी कॉम्प्लेक्स, जो सीधा साधा ना हो, जो घुमावदार हो, जो जलेबी के जैसा हो। और इसके लिए एक स्पेशल वर्ड है हमारे पास, मिएंडरिंग। मिएंडरिंग। मान लीजिए कोई आदमी है, बहुत टेढ़ा है, उल्टी सीधी बातें करता है, घुमा घुमा करके पागल बनाने वाली, आप बोल दो कि इस आदमी का स्वभाव बड़ा टॉर्चुअस है, ठीक है, गोल गोल है जलेबी ऐसा। और मान लीजिए कोई नदी है, कोई पहाड़ है, जो ऐसे गोल 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 घूम करके किसी घाटी से निकलता है, तो आप बोलेंगे दिस इज़ अ टॉर्चुअस या मेंडरिंग माउंटेन रेंज या रिवर, ठीक है ना। तो गंगा नदी के साथ में आपने अक्सर सुना होगा, इट इज़ ए मेंडरिंग रिवर, ये गोल गोल घूमने वाली नदी है, सीधी सीधी नहीं बहती। चलिए ये वर्ड्स दिमाग में बिठाने पड़ेंगे ताकि इनके बीच का डिफरेंस आपको आता हो। आज के क्विज में पूछा जाएगा दोनों वर्ड्स को। चलो आगे कह रहा है जी, देन इट हैज़ क्वाइट अ डिफरेंट मीनिंग, अ सिग्निफिकेंस फार बियॉन्ड द कंटेंट ऑफ थॉट। कह रहे जब आप अपनी नीड्स को समझ लेते हैं, कौन सी ज़रूरी है कौन सी ज़रूरी नहीं है, तब इसका एक डिफरेंट मीनिंग आ जाता है, बहुत अलग मीनिंग आ जाता है आपकी ख्वाहिशों का। और एक ऐसी सिग्निफिकेंस आ जाती है ख्वाहिशों की, ऐसी इंपॉर्टेंस आ जाती है जो फार बियॉन्ड है, वो कहीं जाकर के पार है। और किससे? कंटेंट ऑफ थॉट से, आपकी थॉट के कंटेंट से। आप जितना सोच सकते हो, आपकी सोच से भी पार इसकी सिग्निफिकेंस हो जाती है। कह रहा एंड इट गोज़ बियॉन्ड फीलिंग
विद इट्स इमोशंस, मिथ्स एंड इल्यूजन्स। और आपकी ख्वाहिश आपकी फीलिंग से ऊपर उठ जाएगी अपने इमोशंस, अपनी भ्रांतियों और अपने धोखों के साथ। समझ रहे हो? चीज़ों में जलना तभी बंद करोगे जिस दिन ये पता कर लोगे ये चीज़ मेरे लिए कितनी ज़रूरी है और इसके मिलने के बाद मुझे कितनी खुशी मिलेगी। अगर ये आपको पता लग गया ना, तो फिर उस चीज़ को आप पाओगे तो सही, लेकिन बिना जले पाओगे और वो आपकी फीलिंग से ऊपर उठ जाएगी। उस चीज़ के लिए आप दिन रात रोना बंद कर दोगे। इट की वर्ब है हैज़, इट की वर्ब है गोज़। इल्यूजन का मतलब है धोखा, मिथ का मतलब है भ्रांति, इमोशन मतलब आपके भाव। कह रहा है जी विद द टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स, नॉट द मेयर क्वांटिटी और द क्वालिटी ऑफ इट, डिज़ायर देन इज़ अ फ्लेम। कह रहा है नीड की टोटल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही, ना केवल इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी ही नहीं, टोटल अंडरस्टैंडिंग। मेयर का मतलब है थोड़ी थोड़ी, मेयर का मतलब है केवल। कह रहा है केवल क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं बल्कि टोटल अंडरस्टैंडिंग के साथ में डिज़ायर एक आग है, एक फ्लेम है। और कह रहा है ना कि एक टॉर्चर है, ना कि एक आपके लिए कोई समझ के टॉर्चर भरी चीज़ है। डिज़ायर की वर्ब है इस, फ्लेम का मतलब है आग। कह रहा है विदाउट दिस फ्लेम लाइफ इटसेल्फ इज लॉस्ट। कह रहे इस आग के बिना ज़िंदगी खुद ही खोई हुई है, इस आग की भी आपको जीवन में बहुत ज़रूरत है। तो इस पैराग्राफ में आपको अच्छे से बताया गया है ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशों को कैसे अपने मोटिवेशन में आप बदल सकते हैं। चलिए लास्ट आपका सेंटेंस है। अब ये बहुत गहरा सेंटेंस है। कह रहा है इट इज़ दिस फ्लेम दैट बर्न्स अवे द पैटिनेस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है यही वो फ्लेम है, यही वो आग है जो जला देती है, बर्न अवे करके ख़त्म कर देती है छोटेपन को, पैटिनेस को अपने ऑब्जेक्ट की। और किसकी? द फ्रंटियर्स की। फ्रंटियर का मतलब होता है चार दीवारी, जो सबसे आगे फ्रंट में हो किसी भी चीज़ के। एंड द फेंसेस, फेंसेस का मतलब होता है प्रोटेक्टिव बाउंड्री दैट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन इट। ये सब चीज़ें जो इस पर इम्पोज की गई हैं आपके डिज़ायर के ऊपर। तो ये डिज़ायर जब आपका मोटिवेशन बन जाएगा ना, जब इसके लिए जलना बंद कर दोगे और पूरी मेहनत से काम करोगे, तो जिस चीज़ का आप डिज़ायर करते हो उसका छोटापन भी दूर हो जाएगा आपके दिमाग से। उस चीज़ को आप बड़ी तरीके से, बड़ी चीज़, बड़ी जो है ना सेटिंग में देखोगे, ना कि उसके छोटेपन को देखोगे। ये सारी छोटेपन की चीज़ों को ये अग्नि जला करके खाक कर देती है। इट की वर्ब इज, दैट की वर्ब बर्न्स, दैट आया फ्लेम के लिए सिंगुलर एंटीसीडेंट है, इसलिए सिंगुलर ही वर्ब है। फ्लेम्स कई सारी होती तो वर्ब भी सिंगुलर होती, एस को निकाल दी। वर्ब भी प्लूरल होती बिना एस के। पैटिनेस का मतलब होता है किसी चीज़ की स्मॉलनेस, किसी चीज़ की ट्रिवियलिटी, किसी चीज़ की छोटापन या अनइम्पॉर्टेंस। फेंस का मतलब होता है प्रोटेक्टिव बाउंड्री, इसको रैम्पार्ट या बुलवर्क भी बोलते हैं। फ्रंटियर का मतलब होता है चार दीवारी, लिमिट, थ्रेशोल्ड, दहलीज। दैट की वर्ब है हैव बीन इम्पोज्ड, दैट आया इन तीनों चीज़ों के लिए। कह रहा है देन कॉल इट बाय वट एवर नेम यू विल। कह रहे फिर अपने डिज़ायर को जिस भी नाम से बुलाना है बुलाओ, अब ये आपको नहीं जलाएगा। चाहे इसको प्यार बोलो, चाहे इसको मौत बोलो, चाहे इसको सुंदरता बोलो, ब्यूटी बोलो। कह रहा है इट इज़ देयर विदाउट एन एंड, ये वहाँ रहेगा बिना किसी अंत के। आगे बात समझ में? यू की वर्ब है विल, कॉल के साथ में आता है बाय, ना कि विद। ये प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, ऑलरेडी आप जानते हैं। इट की वर्ब है इस। बहुत ही छोटा सा, कंसाइज सा और प्यारा सा आर्टिकल, और मुझे तो ऐसे आर्टिकल बहुत पसंद आते हैं सच में। अगर आप इन पे अमल करें 10-5% भी, दिमाग में आपकी शांति आएगी और जो काम करना चाहते हो ना उसको पूरे मन से करोगे। अब आ जाओ अपने क्विज पे। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा डिज़ायर आपका इनर डिज़ायर है। तो आपको बताई गई हैं दो तरह की डिज़ायर्स, एक आउटवर्ड, एक इनवर्ड्स। इनके बीच का फ़र्क भी पता है, तो इनवर्ड वाला बता दो इनमें से कौन सा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। सेकंड में आपसे पूछा है इनमें से कौन सी चीज़ ज़रूरी है डिज़ायर को टॉर्चरस फॉर्म से मोटिवेशनल फायर में बदलने के लिए। अपने डिज़ायर को दबाना, अपने डिज़ायर्स को लिमिटेड करना, एक साधु बन जाना, एक सन्यासी बन जाना, या नीड की टोटल अंडरस्टैंडिंग लेना। तो सही आंसर को यहाँ से आपको चूज करना है। थर्ड में आपको एरर निकालनी है। एरर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, आराम से देखो, हिंट मैंने आपको दे दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करना है। फोर्थ में आपसे पूछा है टॉर्चुअस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा। तो टॉर्चुअस और टॉर्चरस दो वर्ड्स आपको करवाए थे, तो टॉर्चुअस का सिनोनिम आपको निकालना है। पाँचवें में आपसे पूछा है प्रोटेक्टिव वॉल या बाउंड्री को क्या बोलते हैं। तो इसके लिए 3 वर्ड्स आपके पास, जितने याद हों उतने लिख देना। एक तो आना ही चाहिए कम से कम, नहीं तो तीनों लिख देना जो आपको बताए गए हैं। 6वां आपसे पूछा है एक घोर सन्यासी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट हर्मिट को क्या बोलते हैं। तो सन्यासी के लिए 2-3 वर्ड्स हैं, एक वर्ड आपको यहाँ पे बताना है। सभी क्वेश्चन आसान है। मैं सबके आज कम से कम 6 में से 4 मार्क्स को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कम से कम कर रहा हूँ। देखो 5 या 6 आना ही चाहिए आज। क्वेश्चंस के आंसर रखे हैं फर्स्ट कमेंट में, इसी क्लास के नीचे जाके चेक करो। अपने आंसर से मेरे आंसर को मैच करो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो,
कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।